ज़ाहिर है फेडरल में जो गवर्नमेंट होती है उनका कोई 19-20 का कोई इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन यह है कि देखो ना, वोट पब्लिक ही करते हैं ना, जिस किसी भी कैंडिडेट को। अब फेडरल से या इस्लामाबाद से कोई आके हाथ पकड़ किसी को वोट डालने पर मजबूर तो नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि पब्लिक खुद करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, अभी आप मुझसे मतलब उस दौर में वो गवर्नमेंट ठीक थी, इस दौर में ये गवर्नमेंट ठीक है। 15 साल के बाद नून लीग को हुकूमत मिली थी, पार्टी के जो कारकुन है और पार्टी अहदेदार है बिल्कुल नज़रअंदाज हुए। इवन मिनिस्टर्स जो है वो झंडा और गाड़ी के हद तक थे, उनके पास कोई पावर नहीं था, और ख़ाली अभी सब जो है ब्यूरोक्रेसी के उस पर चलते रहे, डायरेक्शंस पे। इस वजह से पार्टी को भी नुकसान हुआ, और जो है ज़ाहिर उस वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा बदल हो गए हमारे पार्टी के जो नून लीग के उस कारकुन और उसके अहदेदार। इस वजह से आपने देखा होगा बड़े बड़े नज़रियाती 20-20-30 साल से जिनके ऑपरेशन थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। ये फुल फ्लैश सूबा तो नहीं बनना है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, जब तक ये मसला कश्मीर हल नहीं होता। तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना मिलने से तो पूरी आईनी सूबा ही बन जाए, हम यही कहते हैं। चलो ये भी ठीक है, चलो आपकी नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, आपके सेनेट में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो बाकी इदारों में आपको नुमाइंदगी मिल जाए, तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल में बेहतर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईबेक्स मीडिया नेटवर्क और मैं हूं प्रोग्राम हालात हज़रा का मेज़बान फ़हीम अख्तर। आज हमारे साथ जो मेज़बान है वो गिलगित बल्तिस्तान की साबिक हुकूमत में सूबाई वज़ीर रहे हैं, और उस दौरानिए में भी गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों में बड़े ख़ासे मकबूल थे, और उनका तारुफ़ है मेजर रिटायर मोहम्मद अमीन ख़ान, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सूबाई वज़ीर थे, बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। हम उनसे पूछते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की जो सूरत हाल है उन पर उनका क्या नुक्ता नज़र है। मेजर अमीन साहब, सबसे पहले आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़हीम भाई, पहले मैं आपका और आपके आईबेक्स मीडिया नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफार्म मुहैया किया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। वेलकम सर। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान से ऐसे कौन से इख्तलाफात थे जो 24 जून तक आपके सामने नहीं आ सके और हुकूमत ख़त्म हो गई तो सामने आ गए? नहीं, देखो फ़हीम भाई, हमारा कोई पॉलिटिशियन का कोई ज़ाती किसी के साथ इख्तलाफ नहीं होता है। आपको ख़ुद मालूम है, हफीज़ साहब ने जो 5 साल मुस्लिम लीग की एज ए चीफ मिनिस्टर जो हुकूमत चलाई है गिलगित बल्तिस्तान में, मेरे ख़्याल में बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से काम शाम किया। बस वो हमने देखो, हमारा अपना कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं होता, ज़ाती मर्ज़ी नहीं होता, हमने अपने हल्के के अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक चलना होता है। तो हमारे हल्के के अवाम की ख्वाहिश ये थी कि हम जो है इस पार्टी में जाएँ, तो इस पर हमने सियासत में थोड़ा सा किसी हद तक नज़रियाती लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता रहता है, इसका क्या मतलब है इसमें फिर? नहीं, नज़रियाती मेरे ख़्याल में देखो, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में आप ख़ुद देखें, चंद लोग कोई अगर नज़रियाती हुआ तो हुआ, अदरवाइज़ कोई नज़रियाती नहीं होता है। और स्पेशली हमारे जीबी में बस ये हम लोग छोटा सा इलाका है हमारे। अभी आपको मैं एक मिसाल बताता हूँ कि हमारे जो लोग फैसला करते हैं मेरे ख्याल में बहुत अच्छा करते हैं। वफाक में जिसकी हुकूमत आते हैं हमारे लोग उसका साथ देते हैं। अभी मैं आपको रिसेंट आज कल का मिसाल बताता हूँ, आज़ाद कश्मीर का है। अभी फेडरल में जो है वो PTI की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में अभी तक नून की हुकूमत है। अब उन्होंने क्या किया, बजट में 5 अरब रुपये जो है वो काट दिए हैं, डेवलपमेंट स्कीमें सारे रोक दी हैं। अब वफाक में किसी और पार्टी की हुकूमत और सूबे में और पार्टी की हुकूमत होने से क्या होता है, फिर टसल शुरू होता है। अभी देखो सिंध के साथ कितने चपकलिश चल रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पब्लिक जो डिसीजन लेते हैं, मेरे ख्याल में वो बेस्ट होता है। वफाक में मरकज़ी हुकूमत बनने के 2 साल के बाद इंतखाबात होते हैं जीबी में, तो ये जो 2 साल का पीरियड है उसमें तो हमेशा ऐसा होता है कि जैसे आपके अपने दौर में मरकज़ी हुकूमत पर आप भी इल्ज़ामात लगाते रहे कि हमारे बजट काट दिए हैं, उससे पहले तो 3 साल आपकी नून की हुकूमत थी, 2 साल में फिर PTI की हुकूमत आ गई। ये तो बड़ा चपकलिश का सामना करना पड़ेगा। बस ये 2 साल का थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन कम से कम अगले 3 साल या 4 साल मतलब वो ठीक गुजर जाते हैं, वो जो भी फेडरल में गवर्नमेंट आते हैं उसके साथ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे जो अवाम जो पब्लिक जो फैसला करता है, मेरे ख्याल में ये बेहतर होता है, क्योंकि वरना 5 साल पूरा जो है चपकलिश में गुजर जाए और हमारा कोई डेवलपमेंट ना हो, कोई हमारे जो है लोगों की जो है वेलफेयर के काम ना हो, तो मेरे ख्याल में ये मसला है। आप मुस्लिम लीग नून में भी रहे,
जब मरकज़ में नून लीग की हुकूमत थी, आप जब मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत आ गई तो आप पीटीआई में भी है। आप समझते हैं कि ये जो फैसला होता है जीबी में हुकूमत साजी का, ये वाकई आवाम खुद करती है? बिल्कुल 100% आवाम का होता है। और जाहिर है फेडरल में जो गवर्नमेंट होती है उनका कोई 19-20 का कोई इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन यह है कि देखो ना, वोट पब्लिक ही करते हैं ना, जिस किसी भी कैंडिडेट को। अब फेडरल से या इस्लामाबाद से कोई आके हाथ पकड़ किसी को वोट डालने पर मजबूर तो नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि पब्लिक खुद करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, अभी आप मुझसे मतलब उस दौर में वो गवर्नमेंट ठीक थी, इस दौर में ये गवर्नमेंट ठीक है। अगर आपसे थोड़ा सा हम सियासी नुक्ते नज़र से आपसे पूछ लें, हालांकि आपका चूंकि एक वज़ीर रहे हैं तो आपका सियासी पस मंज़र इस वक्त बहुत मजबूत है। तहरीक इंसाफ में कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ थी मरकज़ में हुकूमत के अलावा जिसको देख के आप पीटीआई में शामिल हो गए? देखो, मैं आपको पहले अर्ज़ किया कि ये हमने कोई भी पॉलिटिशियन है वो अपनी मर्ज़ी से, हमारा अपना मर्ज़ी नहीं होता है, हम जो है वो पब्लिक के ख्वाहिश के मुताबिक चलते हैं। देखो, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे मेरे हल्के पब्लिक ने कहा कि जी, जो मेरे सपोर्टर वोटर है कि जी आप जो है मतलब मेरे पास वो ऐसा कोई चॉइस नहीं था कि नून के टिकट से उन्होंने कहा जी वोट नहीं देना है। पीपी का भी कोई उधर कोई ख़ास स्कोप नहीं था। वो कहता था मरकज़ी हुकूमत के साथ जाए तो अच्छा रहेगा। खैर वो आपको हालत का पता है, फिर वो उधर से वो मेरे वो सिस्टर इन लॉ अमीना अंसारी को टिकट मिला हुआ था, तो खैर इनके साथ बातचीत होकर आपके हल्के में जब आप वजारत में थे और असम्बली में थे, उस वक्त आमना अंसारी वहाँ से तहरीक इंसाफ को लीड कर रही थी। उनकी मौजूदगी में आपको ये ख्याल कैसे आ गया कि मुझे तहरीक इंसाफ में स्कोप मिल सकता है? तो देखो, स्कोप तो अब ज़रूरी नहीं है मुझे अच्छा टिकट मिले या इलेक्शन लड़े, तो इसके अलावा भी बहुत सारे खाते होते हैं। तो मैं पहले भी तो नून लीग में था, तब भी मैं टेक्नोक्रेट बन गया था, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी। मतलब देखो ना, दुनिया बहुत वसी है, खाली टिकट या उस पर ज़रूरी तो नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ से ना मिला दफ़ा इंशाल्लाह। अब भी पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पे आपको एकोमोडेट करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा। इस हवाले से वैसे कुछ इल्ज़ाम सियासी हवाले से, सियासी मंजर पे तो ये बातें सामने आती है कि कहीं ना कहीं पे लोगों से कुछ मुआहदे हुए हैं। आपके साथ भी इस तरह का कोई मुआहदा हुआ था? बिल्कुल, मेरे साथ पीटीआई के कायदीन की डायलॉग हुई थी, जिसमें फेडरल मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, चौधरी रशाद दाद साहब और कर्नल अमानुल्लाह साहब की। तो उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया था हम आपको एडजस्ट करेंगे। किसी स्पेसिफिक पोस्ट या किसी उसका ओहदे का मेंशन नहीं किया था, लेकिन एडजस्टमेंट का उन्होंने मेरे साथ वादा किया था, और मैं पूरी उम्मीद हूँ वो उस वादे को निभाएंगे। गुज़िश्ता 5 सालों में सर आप गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक के हवाले से बहुत ही मुसलसल आप बोलते भी रहे और इस हवाले से मुतहरिक भी थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी आपकी तरह ही एक करारदाद मंजूर तो कर ली है। आपको लगता है कि ये अमल दरामद कराएंगे, आप लोग नहीं कर सके? देखो, इमरान खान साहब से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि वो आपको पता है अभी पीछे जब ये उधर पास असेंबली में जब इनके पास पहुंचे तो उन्होंने कमेटी एक मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूट की है, उनको 2 महीने का उन्होंने मैंडेट दिया हुआ है कि 2 महीने के अंदर आप रिपोर्ट पेश करें। तो लेट्स आप वेट कि वो अभी 2 महीने 3 महीने में जब रिपोर्ट देंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। आपकी सफगोई जो है इस पे तो बड़ी आप बड़े मकबूल भी हैं। अपने दौर हुकूमत में यानी हफीज़ुर रहमान हुकूमत में वो कौन सा ऐसा काम था जो आपको करना चाहिए था, आप लोग हुकूमत में होते हुए नहीं कर सके? फ़हीम भाई, नून लीग ने और हफीज़ साहब ने डेवलपमेंट पर जोर रखा और साथ उसके 2-3 कमज़ोरियाँ थी। एक तो ये उस वक्त मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स थे उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया। आपको ख़ुद मालूम है यहाँ गिलगित से बल्तिस्तान हर जगह से जो नज़र आती वो जो कारकुन थे, जो अहदेदार थे, वो सारे दारूबंद छोड़ गए। क्यों? हफीज़ साहब ने मेरिट का रेट लगाया। अब ग्रेड 1 के लिए क्या मेरिट है? वह है उसके हाथ पाँव ठीक होना चाहिए, एज ठीक होना चाहिए, रोड कोली के लिए या कहीं चपरासी के लिए या कहीं कुक के लिए, कहीं अच्छा वो चौकीदार के माली चौकीदार। तो इस तक में भी उसने पार्टी को लुक आफ्टर नहीं किया। ठीक, पार्टी देखो 15 साल के बाद नून लीग को हुकूमत मिली थी, पार्टी के जो कारकुन है और पार्टी अहदेदार है बिल्कुल नज़रअंदाज हुए। इवन मिनिस्टर्स जो है वो झंडा और गाड़ी के हद तक थे, उनके पास कोई पावर नहीं था और ख़ाली हफीज़ साहब जो है ब्यूरोक्रेसी के उस पर चलते रहे, डायरेक्शंस पे। इस वजह से पार्टी को भी नुकसान हुआ
और जो है ज़ाहिर है उस वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा बददिल हो गए हमारे पार्टी के जो नून लीग के उस कारकुन और उसके अहदेदार। इस वजह से आपने देखा होगा बड़े बड़े नजरियाती 20-20-30 साल से जिनके ऑपरेशन थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। अभी मैं आपको वैसे मिसाल बताता हूँ, हमारे बल्तिस्तान से हाजी बिदा मोहम्मद नाशद गए तो लोगों ने उसको मजबूर किया, आप एज ए स्पीकर हमारे 10 बंदे नौकरी पर नहीं लगा सके, 10 ठेकेदारों को आप ठेका नहीं दिला सके, 10 बंदों के पोस्टिंग ट्रांसफर आप नहीं करा सके। यही बात इब्राहिम सनाई के साथ भी था। इब्राहिम सनाई मिनिस्टर बैठा हुआ था लेकिन डिप्टी डायरेक्टर उसको पता ही नहीं होता था उसके डिप्टी डायरेक्टर की पोस्टिंग होती थी, उसके सेक्रेटरी उसका सुनता नहीं था, उसको पता नहीं होता था उसके सेक्रेटरी तब्दील होते थे। तो ये चीज़ें जो है ना वो फिर किस तरह लोग वो करें। मिनिस्टर बन के एक बंदा नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए फिर आगे से आवाम कहते थे। फिर आप खुद भी आखिरी 3 महीने के लिए सिर्फ आप वजीर रहे थे लेकिन 5 साल आप मेंबर रहे। इस सारे दौरानिए या अरसे में आपको लगता है कि आपने कोई नुमाया काम आपने सर अंजाम दिया हो? देखो मैं कोई 30 मार खान तो नहीं हूँ लेकिन आपको पता है इस कर दो जुगलो रोड के लिए जो मेरी कुर्बानी है या जो मेरे बयान है जद्दोजहद है, इसके अलावा जो आईनी हुकूक के उसूल के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ था, डॉक्टर इकबाल साहब थे, मैं था, सोबिया मुक़द्दम साहिबा थी, इस तरह हमारे ग़ुलाम हुसैन साहब थे, इब्राहिम सनाई साहब थे, मतलब 8-10 हमारे थे। हमने काफ़ी उस पर भी वो किया था। इसके अलावा मतलब जो भी होता था चीज़ें हम जो अपने तौर पर हम बेहतर समझते थे, मैं कम अज़ कम मेरा ज़मीर मुतमईन है हर लिहाज से, किसी भी GB के हुकूक़ के हवाले से, तो मैं कभी किसी से पीछे नहीं रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत को 7 महीने तकरीबन हो गए हैं, अब समझते हैं कि इनकी डायरेक्शन वाज़ेह हो चुकी है या किसी हवाले से ये तरक्की या अपना जो विजन है मंशूर को लेके आगे बढ़ रहे हैं? मेरे ख्याल में देखो अभी तक जो है इस चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको एक्सपीरियंस भी ना होने के बावजूद, सियासत में भी ये अभी बहुत ज़्यादा नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने जो अभी पैकेज वगैरह लाया है मेरे ख्याल में ये जो है इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी तो फिर जो है मज़ीद मेरे ख्याल में इसका परफॉर्मेंस जो है वो खुल के सामने आएगा। तो अभी तक मेरे ख्याल में ये चीफ मिनिस्टर का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इस्लामाबाद में मुझे पता है थोड़ी इसकी एक्टिविटीज़ का कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर उनके पास खुद जाके फाइलों को परसू करा के रात दिन करके इस तरह करके मेरे ख्याल में जो अगर ये बता रहे हैं ये सारा कुछ पैकेज अगर आया है तो मेरे ख्याल में GB में तो एक बहुत बड़ा मौसी इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। जो असम्बली से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से करारदाद पास हो गई उसमें अबूरी आइनी सूबे का मुतालबा किया गया है, उस असम्बली से इतफाक़ करते हैं उस करारदाद से? वो इसलिए देखो जी ये फुल फ्लैश सूबा तो नहीं बनना है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना मिलने से होता है पूरी आइनी सूबा ही बन जाए, हम यही कहते हैं। चलो ये भी ठीक है, चलो आपकी नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, आपके सेनेट में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो बाकी इदारों में आपको नुमाइंदगी मिल जाए तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। आपके तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए एक और सवाल पूछता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के इंतखाबात भी साथ हो रहे हैं और अबूरी आइनी सूबे के कागज़ भी साथ चल रहे हैं, तो ये दोनों साथ चल सकते हैं? देखो अब मैं देखो पॉलिसी साज किसी इदारे में इस वक्त तो नहीं हूँ, मुझे एग्जैक्ट वो प्रोग्रेस का या इनका पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये फ़र्ज़ करना हो सकता है पूरे आइनी सूबे के को इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है 6 महीना साल लगे। तो उस दौरान या कि 1-2 दफ़ा मैंने अखबार में पढ़ा था कि अगले इलेक्शन से पहले हो जाएगा, मतलब इसका मतलब है ये जो है 2 साल जो फेडरल में इलेक्शन से मतलब मेरे नजर आते हैं कि 2 साल या 1.5 साल लगे, तो उस वक्त तक ये अभी कौंसिल को भी खाली तो नहीं रख सकते, तो ये कौंसिल का इलेक्शन कराएंगे। सीपैक के हवाले से भी आपके मुतादिद बयानात सामने आते रहे, असम्बली में भी आप इस हवाले से चिल्लाते रहे, बल्कि आपने ये बयान दिया था कि हम ना धुआं खा के रह सकते हैं ना हम गाड़ियाँ हिसाब करके रह सकते हैं। आपको महसूस हो गया कि आपने 5 सालों में सीपैक के हवाले से कोई अपना किरदार अदा किया हो, बतौर हुकूमत भी बतौर मेंबर भी? फहीम भाई बात यह है कि हमारे असम्बली की करारदाद मैं आपको बता रहा हूँ या असम्बली के जो प्रोसीडिंग है, एक दफ़ा इमरान नदीम साहब ने दाद शुमार बताया था, शायद स्पीकर के कोई 30 के करीब रूलिंग्स थे, उसमें से 2 या 3 पे अमल हुआ था। 65 या 4 जो है वो करारदाद थे, उसमें से 3 या 4 पे अमल हुआ था। हमारे असम्बली की करारदादों पे स्पीकर के रूलिंग पे हमारी हुकूमत अमल नहीं करती है, तो फेडरल को क्या है, वहाँ हम जो भी बातें हैं वो डस्टबिन में चल जाता है। हमारी उस लेवल पे कोई ना हमारे रिप्रेजेंटेशन है ना हमारी कोई हैसियत है। हाँ, जब तक ये गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोग
प्लस जो नुमाइंदे हैं वो इकट्ठे होके एक यकज़बान होके, कोई बच्चा जब तक रोए ना तो माँ दूध नहीं देती है। तो हम जब तक वो चीख पुकार ना करें, हम जब तक किसी फोरम पे जाके इसको ना करें, तो मेरे ख्याल में हमारे अभी तक तो मेरे ख्याल में सीपैक में हमारे लिए क्या है, ना हमारे पास कोई मास ट्रांजिट वो है, ना हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल जोन का है, ना कुछ और चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आगे कुछ जदोजहद करना पड़ेगा। अगर जो बात आपने पहले कही थी कि वफाक में जो हुकूमत आती है वही हुकूमत यहाँ पे भी आ जाए तो अच्छा है, तो क्या इस सिलसिले की मौजूदगी में हम रोने धोने की पोजीशन में आ सकते हैं? नहीं, देखो अब लोगों का ये जहन होता है कि जी एक पार्टी में, अभी पार्टी में होने से कि भाई वो देखो पार्टी में हम या पॉलिटिक्स करते हैं या पार्टी में जाते हैं आवाम के इलाके के मसले मसाइल के हल के लिए। अब उधर जाने से ये तो नहीं है हम उनके कोई तनख्वाहदार हो या चुप करके बैठे, पार्टी में होके भी कर सकते हैं। मैं आपको पता है कि पिछले 5 साल पार्टी में होने के बावजूद मैं कितना वो चीज़ पुकार करता था असेंबली में या असेंबली के बाहर मीडिया में, आप दोस्तों के थ्रू। मकसद ये है कि वो तो इसमें कोई वो नहीं है अभी। और मुझे भी उम्मीद है कि ये जो पीटीआई के साथी भी, देखो हम सब का जो अपोजिशन में है या पीटीआई में है या जो भी है, सिवाय एक आध के, बाकी सब मेरे ख्याल में इस बात से मुतफिक है कि जी हमें जीबी के आईनी हुकूक के हुसूल के लिए सबको जदोजहद करना है, जिसमें हमारे नेशनलिस्ट भी शामिल है। तो जब तक सारे एक प्लेटफार्म पे होके, सारे जो है एक ज़बान होके और साथ आवाम भी जब तक ये नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में ना हमें सिपैक में कुछ मिलेगा, ना हमें जो है आईनी सूबा या जो भी है इस तरह से टब में मिलेगा। गिलगित सिकरदू रोड की अभी क्या सूरत हाल है सर? ये मुकम्मल हो रहा है, कब हो रहा है, इसमें डिले हो गया, वजह क्या हो गई? गिलगित जो रोड सिकरदू रोड जो है इस पे काम तो जारी है, लेकिन काम जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मयार मैं की आपको कमी फ्रेंकली बता रहा हूँ, मयार भी प्लस यार देखो, जो पहले कंपनी जिस चाइनीज़ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनका डिज़ाइन था 45 फीट इसकी विड्थ थी, ठीक। अब ये कहीं हार्डली 30 है या 25 है। इस पे काम भी जो है कहीं ना चढ़ाई कम की है, ना कहीं अच्छा वो उतराई कम की है, ना कटिंग मुकम्मल की है। वो पुराने रोड को वाइड किया है, उसको अच्छा उसकी चौड़ाई को बढ़ाया है। जहाँ मैदान है उधर थोड़ा ज़्यादा किया है, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा कम किया है। देखो ना, आपने एक मोटरवे या एक्सप्रेस वे बनाना हो तो उसके लिए डिज़ाइन होती है, चढ़ाई हो तो उसको कम करना है, उतराई हो तो उसको ख़त्म करना है, अच्छा फिलिंग करना है, आपने कटिंग करके मोड़ ख़त्म करना है, सारा कुछ करना है। कोई ये तो नहीं है लकीर के फ़कीर है वही पुराने रोड पर ही जा रहे हैं। कई जगह ऐसे थे जहाँ पर उसको रीअरेंज करने की ज़रूरत थी, उन्होंने वो नहीं किया। अच्छा, कई जगह पर शॉर्ट हो सकती थी, वो नहीं किया है। और DGFW के ऑन रिकॉर्ड हमें खुद कर दो मुझसे ब्रीफिंग बताया था कि जी 7 टनल है और रोड जो है 168 किलोमीटर से कम होकर 124 किलोमीटर रह जाएगी। ये सारे ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन उस पर नहीं हुआ। अब इनसे कौन पूछें? अब इसका ये होता है, ये BOT प्रोजेक्ट है और साथ इसको टन की बेसिस कहते हैं, जिसमें जिस कंपनी ने बनाना होता है उसी ने डिज़ाइन भी करना है, उसी ने एस्टिमेट भी बनाना है, उसी ने ड्राइंग साइंग सब कुछ बनाना है। ठीक। अब इनसे कौन पूछे भाई इसका ड्राइंग क्या है, इनका डिज़ाइन क्या है? कौन पूछे? ये तो मैं आपको हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन पूछे? बेसिकली तो NHA वाले जिम्मेदार है ना, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया है। और इसके बाद फिर जो है ये हमारी जो है अवाम या पब्लिक या असेंबली से हमने कई दफ़ा करारदाद पास किया, लेकिन उसके भी कोई अमल नहीं हुआ। बेसिकली तो NHA रिस्पॉन्सिबल है। देखो ना, आप ये रोड बनाते हैं, देखो ना, ये 70 या 75 साल 80 साल के बाद अभी इस पे काम हुआ है, और मज़ीद 70 साल या 100 साल के बाद कहीं हो सकता बने। तो इसको उस सोच के मुताबिक जो है ना, वो मेरे ख्याल में जो बनना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बना लिया। इस वक्त जो है तकरीबन 80% कटिंग वगैरह हुआ है और बेस इसका लग गया है। सेकंड जो लेयर का जो ऊपर बिचुमन का है वो अभी इन्होंने शुरू किया हुआ है, लेकिन इसका फाइनल जो है मेरे ख्याल में 2020 कि मुझे इससे पहले नहीं, 22 से पहले नहीं लगता क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अमीन खान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाजरीन, साबिक वज़ीर मादनियात मेजर अमीन के ख़यालात आपने सुन लिए, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर नवाजें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।